चैप्टर के साथ भूगोल का आर्द्रता हम लोग पढ़ेंगे। विश्व में आर्द्रता क्या है? अभी वायुमंडलीय हम लोग पढ़े थे, चक्रवात, उसके बाद आर्द्रता। वायुमंडल में उत्पल उपलब्ध जल का गैसीय रूप जलवाष्प की वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाता है। यह आर्द्रता पृथ्वी के जलवाष्प के विभिन्न रूप में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तन होने के लिए ऊष्मा के रूप के ऊष्मा का आवश्यकता होती है, उसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। देखिए, गुप्त ऊष्मा, जैसे बर्फ का गुप्त ऊष्मा कितना है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इसको सेंटीग्रेड में मापा जाता है। फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स में बता देंगे हम। भी कहा जाता है ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस वाला होता है तब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। उमस वाला मतलब गर्म होता है, तो लगता है आर्द्र ऊष्मा का मुझे अनुभव होता है ग्रीष्म काल में। किसी निश्चित तापमान पर वायु के निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को वायु की आर्द्रता कहते हैं। वायु के ठंडे में वायु का आर्द्रता ज़्यादा होता है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा, नमी धारण करने की क्षमता उतना ही अधिक होगी। नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। अक्षांश जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो घटती चली जाएगी। अर्थात उष्णोत्तर कटिबंधीय में नमी का प्रतिशत 2.6 होता है। मध्य अक्षांश में 50 डिग्री पर नमी का प्रतिशत 0.9 होता है, जबकि 70 डिग्री अक्षांश से ऊपर नमी का प्रतिशत 0.2 होता है। धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल के समस्त नमी 90% सिंचित है। कह रहा है कि देखिए, धरातल से 5 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे उतना ही में हमारा 90% जो आर्द्रता है सिंचित है। उसके बाद फिर उधर सूखा सूखा है। वायु के निश्चित आयतन पर उसके ऊपर उपस्थिति कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करता है। इसे ग्रीन प्रति घन फुट में तथा ग्राम प्रति घन फुट में मापा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इस निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है तथा उसकी आर्द्रता समर्थता अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसे सूत्र के रूप में भी देख सकते हैं हम लोग। देखते हैं कैसा सूत्र है। सापेक्षिक आर्द्रता बराबर होता है निरपेक्ष की जो आर्द्रता होगा बटा आर्द्रता समर्थता और गुना 100 होगा, प्रतिशत निकल जाएगा। 1 किलोग्राम आर्द्र वायु के मौजूद ग्राम इकाई के जलवाष्प के सकल द्रव्यमान मास के विशिष्ट आर्द्रता, मतलब द्रव्यमान मतलब मास के विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली आर्द्र वायु के वर्तमान वास्तविक नाम की भारी मात्रा को दर्शाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती है। सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, महाद्वीपों पर कम होती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक और शीत ऋतु में कम होती है। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है? जल धारण करने की क्षमता जिसका ज़्यादा होगा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। नमी की जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि करती है। अब देखिए क्या होगा, तो पहला जो है वो तो बिल्कुल इसमें सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है, उमस का अनुभव होता है। क्योंकि इसमें होने के कारण है उमस वाला होता है, मगी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आर्द्रता परिमाण क्या है? आर्द्रता परिमाण जो है हवा में नमी की उपस्थिति को आर्द्रता परिमाण कहा जाता है। चलिए अब हम एक और चैप्टर पढ़ लेते हैं इसी में, वायुदाब क्या है? वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है, इसे वायुदाब कहते हैं। देखिए, बैलून में हवा को भरकर तौला जाता है, उसके बाद फिर वजन उसको ज्ञात किया जाता है। तो ये जो कह रहा है कि देखिए इस तरह से वायु का अपना भार है, यहाँ क्या भरा हुआ? हवा भरा हुआ है। ठीक है, ये धरातल है तो इस पर हवा दाब लगा रहा है, इसी को वायु दाब कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? वायु दाब कहेंगे। इसी को हम लोग वायु दाब कह देंगे कि वायु दाब है ये। और वायु दाब देखिए अलग अलग राशियों में अलग अलग
क्षेत्रों में अलग अलग है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए, इसे वायुमंडल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला बल से मापा जाता है। बैरोमीटर के पारे के तल में अचानक गिरावट तूफान आने की सूचक होता है। बैरोमीटर के पठन में पहले गिरना और पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति को घोतक है। देखिए, कह रहा है कि अचानक यदि धड़ाम से गिरा तो समझ लेना है कि तूफान आएगा, तूफान आ जाएगा। अचानक गिरा तो तूफान। और धीरे धीरे देखिए कह रहा है पहले गिरेगा, पहले देखिए बैरोमीटर है, पहले गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा तो समझ लेना है कि वर्षा होने वाला है। और बैरोमीटर के पारे के तल पर लगातार बढ़ती बढ़ती चक्रवात और साफ मौसम का संकेत देते रहता है। बैरोमीटर जो है दोनों चीज़ के संकेत मिलते रहता है, चक्रवात कब आएगी और साफ मौसम कब होगी। वायुमंडलीय दाब के क्षैतिज विस्तार, क्षैतिज में तिरछा विस्तार का समदाब रेखाएं आइसोबार के द्वारा दर्शाया जाता है। और समदाब रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो सामान्य वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। समदाब रेखा के परस्पर दूरियां वायु दाब के अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती है, जिसे दाब प्रवणता कहते हैं। देखिए, क्या है आइसोबार, इसको इंग्लिश में बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया, आइसोबार क्या, आइसोबार क्या। देखिए, आइसोबार क्या है, देखिए यहाँ की वायुदाब, यहाँ की वायुदाब और यहाँ की वायुदाब, ठीक है, दोनों सेम है। ये दोनों को मिलाने वाला एक काल्पनिक रेखा हम खींचे, तो इसी को काल्पनिक रेखा को कहेंगे समवायुदाब रेखा, ठीक है। हाँ, वायुदाब का क्षैतिज वितरण, वायुदाब का क्षैतिज वितरण है रेखाओं के माध्यम से किया गया है। यदि समस्त पृथ्वी को देखा जाए तो उच्च दाब तथा निम्न दाब का कुछ निश्चित प्रणाली के अंतर्गत सुस्पष्ट वितरण है। यदि पृथ्वी के समरूप मान लिया जाए, समरूप मान लिया जाए तो निश्चित रूप से वायुदाब के वितरण का अनुबंध मेखलाओं के रूप में हुआ है। परंतु स्थल तथा जल के असमान वितरण के कारण मेखलाओं के अनुबंध में व्यवधान पड़ा है। धरातल पर वायुदाब का भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई नियमित वितरित नहीं है। ये सब काल्पनिक है, जो ऐसे जो वायुदाब पेटी बना कर रखा ना ऐसे ऐसे करके, सब काल्पनिक है, कोई वास्तविक है नहीं इसमें। वायुदाब की पट्टियों की उत्पत्ति के केवल तापमान जिम्मेदार नहीं होता है, वरना गतिक भी होती है। सिर्फ कह रहा है कि इसमें तापमान जिम्मेदार नहीं होता है, इसमें गतिकी भी होती है, ठीक है, कि महत्वपूर्ण उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदेव को पट्टियों को दो बृहद समूहों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर पहला कहा गया है तापजय वायुदाब पेटी, इसके अंतर्गत भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। और गतिजीय वायुदाब पेटी, इसके अंतर्गत उच्च वायुदाब तथा उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की सम्मिलित किया गया है। देखिए, वायुदाब कटिबंध इस तरह से है, इसको छोटा करते हैं और गौर से देखते हैं, आप लोग बड़ा करके देख सकते हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब इधर हो गया, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब दोनों होगा। देखिए, ये इक्वेटर है ना, इस इक्वेटर से बीच से काटा गया है, जो ऊपर होगा वही चीज़ नीचे भी होगा, ठीक है, सिर्फ नाम बदल के आ सकता है, अलग बात है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इस पेटी की विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों तरफ से 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है, परंतु सूर्य की ऋतुवृत्त उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव व हस्तांतरण हो सकता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें होती है, लंबवत पड़ती है, जिस कारण से अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैल जाती है तथा ऊपर उठती है। इस कारण सदैव निम्न दाब बना रहता है। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं की गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है, इसी कारण इसे पेटी कहा जाता है, डोल ड्रम कहा जाता है, इसको डोल ड्रम भी कहा जाता है। उच्च वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार जो है 30 से 35 तक हुआ है, ठीक है, मध्य पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु को अक्षांशों से
नीचे उतार कर बैठती है। इससे इसका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन होती है। इस पेटी के अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। कौन सा पेटी के 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांश जो है दोनों साइड, उसको क्या कहेंगे? अश्व अक्षांश। ठीक है। इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर ग्रीष्मकालीन में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप व्यापारियों जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण इसे अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से लेकर 65 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलता है। इस पेटी में वर्ष भर में तापमान कम होने के कारण बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। वस्तुतः पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इस अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाता है, जिस कारण गतिज की वायुदाब का अभिभ्रमण हो जाता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवों पर यह सीमित क्षेत्रों के अत्यधिक निम्न तापमान के कारण यह ध्रुव वायुमंडलीय में बड़ी ठंडी अथवा भारी हवाएं धरातल के उतरती है और परिणाम स्वरूप यह उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण करती है। इस तरह से ये समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन अगले दिन देखेंगे। थैंक यू।